नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हमारे इस लेक्चर को हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो कि ये डिमांड कर रहा है कि क्या वाकई में जो आतंकवादी मारे गए हैं वो वही आतंकवादी है जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया। हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो कि ये पूछ रहा है कि आतंकवादियों को पकड़ने के अंदर इतना समय कैसे लग गया, और साथ ही के अंदर उन तमाम व्यक्ति को देखना चाहिए जो कि ये डिमांड करते हैं कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे, पाकिस्तान के ही नागरिक थे। तो आज तमाम व्यक्तियों को आज का लेक्चर जो है बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि आखिरकार इनको कैसे ट्रैक किया गया, कैसे पकड़ा गया, और रात भर गोलियां चलाकर कैसे इनको आज ये आइडेंटिफाई कर दिया गया कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया था। वो दो व्यक्ति कौन है जिनकी मदद से ये साबित हो पाया और जिनकी मदद से इनको पकड़ा गया। आखिरकार वो OGW कौन है, ओवरग्राउंड वर्कर्स कौन है। हम लोग तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। हम लोग एक बैलिस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जो गन इस्तेमाल की गई थी उसका बैलिस्टिक टेस्ट हुआ और वाकई में उसने आइडेंटिफाई कर दिया। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। आप लोग मेरे पीछे फोटोग्राफ्स के अंदर एक तिरपाल देख रहे हैं। यह तिरपाल अगर उन्होंने नहीं लगाया होता तो आज आतंकवादी नहीं पकड़े जाते। इसी तिरपाल की मदद से वो आतंकवादी पकड़े गए, लेकिन वो कैसे पकड़े गए मैं आगे आपको लेक्चर में बताने वाला हूं। तीन जो आतंकवादी हैं उनके अंदर है हमजा अफगान, सुलेमान उर्फ आसिफ और जिब्रान। ये तीन आतंकवादी हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि पहलगाम के अंदर तो जिनका स्केच जारी किया गया था वो तो ये नहीं है, वो तो अबू तल्ला, सुलेमान, जुनेद अहमद और हासिम मूसा थे। आपने आदिल ठोकर का नाम भी सुना होगा कि वो भी इसके अंदर शामिल था। लेकिन ये आज ये नए तीन नाम कहां से आ रहे हैं? क्या वाकई में यही पहलगाम के आतंकवादी थे या फिर इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है? हम लोग बड़ा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ऑपरेशन महादेव। आप लोग को पता है अमरनाथ यात्रा अभी चल रही है, तो अमरनाथ यात्रा के अंदर महादेव के दर्शन करने के लिए लाखों लोग जो है वहां पर जा रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन महादेव हमने उस समय शुरू किया जिस समय हमने आतंकवादियों को ढूंढना शुरू किया। तो आप लोग जब देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंटेन महादेव, जिसकी ऊंचाई 3966 है और जो कि दाचीगाम नेशनल पार्क के बिल्कुल नजदीक स्थित है। इसी चोटी के कारण आज इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। डीप वर्क का ये कोर्स है जो कि 1 अगस्त से हमारा शुरू हो रहा है। द पावर ऑफ फोकस। फोकस क्या होता है, कैसे हम लोग इसकी मदद से अपने जीवन के अंदर सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो 1 अगस्त से लाइव बैच हमारा शुरू हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने जीवन के अंदर ग्रो करना चाहते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। पैरेलल इसको लेके चल सकते हैं कि आप अगर इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो आपको जरूर इससे बाहर निकलना चाहिए। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस मैप को बड़ा ध्यान से देखिए। ये मैप आपको बहुत कुछ जो है आज बयां करेगा। जैसे यहां पर आप देखिए, यह है श्रीनगर। श्रीनगर के नजदीक ही आप देखेंगे यह है दाचीगाम नेशनल पार्क और यह है पहलगाम। पहलगाम के अंदर एक बाईसरन वैली है, जैसे आप लोग देखिए अरु वैली है वैसे ही बाईसरन वैली है। पहलगाम से महज और महज 6 किलोमीटर की दूरी पर एक वैली है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वो बाईसरन वैली जहां पर यह अटैक हुआ है। बाईसरन वैली से और दाचीगाम नेशनल पार्क के बीच में पहाड़ियां हैं जहां पर आज जो आतंकवादी हैं इनको डिटेक्ट किया गया है। आतंकवादियों को जैसे ही मारा गया तो उनको श्रीनगर ले जाया गया और वहां पर जाने के बाद ही आइडेंटिफाई हो पाया कि वाकई में ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया था। तो ये दाचीगाम नेशनल पार्क जो है वो काफी डेंस है, काफी डेंस फॉरेस्ट है और वहां पर आतंकवादी को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहलगाम से अगर हम लोग बाईसरन वैली जाते हैं तो ज्यादा दूर नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन आप लोग पैदल वहां पर नहीं जा सकते हैं। मैं खुद गया हुआ हूं, मैंने खुद उन रास्तों को देखा है, क्योंकि वहां पे पैदल जाना बड़ा मुश्किल है। ना तो आप चढ़ सकते हैं ना ही उतर सकते हैं, या तो आपको खच्चरों का सहारा लेना पड़ेगा या फिर इंसानों की हेल्प लेनी पड़ेगी जो कि अपने कंधे पर बैठाकर आपको वहां पर लेके जाते हैं। लेकिन मेनली जो है वो खच्चरों की सहायता से ही वहां पे पहुंचा जा सकता है। अब वो जो आतंकवादी थे वो बाईसरन के अंदर हमला करके इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर दाचीगाम नेशनल पार्क के अंदर अब तक वहां पर छिपे हुए थे। लेकिन उनको ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के लिए क्या किया गया, 2 व्यक्ति थे। एक का नाम तो बशीर था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बड़ा एक डीप डिटेल जो है बताने वाला हूं। एक तो है बशीर और एक है परवेज। ये जो बशीर और परवेज है ये ऐसा उनका घर जो है वहां पर स्थित है जो कि बाईसरन वैली से 3-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर था। अब ये जो व्यक्ति हैं बशीर और परवेज, इनके पास में वो आतंकवादी आते हैं 21 अप्रैल के रोज।
21 अप्रैल को शाम को 8 बजे वो तीनों आतंकवादी इनके घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद रात को 8 बजे इनसे खाना मांगते हैं और खाना देने के बाद में इनको 500 के 500 के 5 नोट दिए जाते हैं, मतलब 25 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पैसा जो है वो और इनको दिया जाता है। अब ये जो परवेज और बशीर है, ये दोनों बेटे हैं, इनकी मां जो है उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया कि वो जो 3 आतंकवादी आए थे और जो मारे गए हैं वो सेम आतंकवादी हैं। इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी ने उन तीनों आतंकवादियों के लिए खाना बनाया था। यह बात है 21 अप्रैल की शाम को 8 बजे। और एनआईए की टीम जब इनके घर पर पहुंचती है तो उनको फिर अरेस्ट भी कर लेती है, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 21 अप्रैल को जैसे ही आतंकवादी वहां पर पहुंचते हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक होता है। पहलगाम के अटैक के अंदर 26 लोग मारे जाते हैं। अब जो 26 लोग मारे गए थे उनमें से उन्होंने कहा कि हमको धर्म पूछकर जो है वो मारा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और यह भी कहा गया कि जाकर मोदी को बता देना कि ये सब कुछ हमने किया है। 22 अप्रैल को जैसी घटना होती है, 23 अप्रैल के दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह एक मीटिंग बुलाते हैं और वो हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है ताकि आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस मीटिंग के अंदर आदेश दिए जाते हैं कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 22 अप्रैल से लेकर 22 मई तक बिल्कुल ब्लैंक चलता है, जिसमें सीज फायर वगैरह ये सब कुछ आपने देखा। लेकिन उसके परे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आर्मी के जो पर्सोनेल्स थे वो ढूंढ रहे थे कि आखिरकार आतंकवादी कहां पर है। 22 मई को उनको एक सूचना मिलती है और वो सूचना मिलती है अल्ट्रासेट, एक सैटेलाइट फोन से। जब एक सिग्नल जो है वो भेजा जाता है पाकिस्तान के अंदर। अल्ट्रासेट एक ऐसा फोन होता है जो कि सैटेलाइट से सीधा ऑपरेट होता है। ये हुआवे कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा फोन है जो कि कभी भी रडार के पकड़ में या फिर आपको उसको किसी तरीके से ट्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, ना ही आप लोग इनकी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली चाइना के द्वारा भेजे गया जो सैटेलाइट है तियानवान-1, उससे सीधा कनेक्ट करता है और आप कहीं पर भी बातचीत कर सकते हैं। और ऐसा ही सैटेलाइट फोन जिसका नाम अल्ट्रासेट है वो पाकिस्तान को दिए गए थे और पाकिस्तान से सीधा वो आतंकवादियों के पास में पहुंचे थे। तो 22 मई को इसी अल्ट्रासेट का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर और वही कम्युनिकेशन सिग्नल जो है वो ट्रैक किया गया हमारी टीम्स के द्वारा और उसको ट्रैक करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि आखिरकार ये सिग्नल आया कहां से है। और सिग्नल को ट्रैक करते हुए जब उनको ये पता लगता है कि आखिरकार ये जो सिग्नल है वो दाचिगाम से आया है, दाचिगाम नेशनल पार्क जो कि एक बहुत घना जंगल है, वहां से ये सिग्नल जो है आउट होता है और उसको पीछा करते हुए हमारी टीम्स, मतलब जो आर्मी पर्सोनेल्स हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं कि आखिरकार ये सिग्नल आया कहां से है। जैसे सिग्नल आता है तो दाचिगाम नेशनल पार्क के अंदर अब हम लोग वहां पर हेलीकॉप्टर्स को रन नहीं कर सकते थे। अगर वहां पर हेलीकॉप्टर्स को रन करते तो फिर वो आतंकवादी बड़ा अलर्ट हो जाते, इसीलिए हमने ड्रोन्स वहां पर उड़ाए। और जब वो ड्रोन हवा के अंदर थे तो उनको ये पता लगा कि एक तिरपाल जो है वो लगा हुआ है जंगल के अंदर। अक्सर जो आतंकवादी हैं वो हरे तिरपाल का इस्तेमाल करते हैं ताकि जंगलों के अंदर छिपा सके। लेकिन उस दिन जिस दिन इनकी मौत लिखी थी, उस दिन इन्होंने जिस तिरपाल का इस्तेमाल किया वो उतना ग्रीन नहीं था, हल्का सा वो ब्लैकिश था, जिसके कारण आसानी से ड्रोन के अंदर आ गया। और जब ड्रोन में देखा गया कि तिरपाल है और कुछ लोग यहां पर हैं, इस चीज को कंफर्म कर दिया गया हमारे जो सीआरपीएफ थे उन जवानों के द्वारा। फिर यहां पर क्या किया गया, यहां पर सीधे तौर पर जैसे कंफर्म होता है और यहां पर अटैक करना शुरू होता है। और ये बात है कब, 22 जुलाई को कंफर्म हो जाता है कि यहां पर आतंकवादी हैं। 28 जुलाई को अटैक करना शुरू होता है और अटैक के अंदर तीनों जो आतंकवादी हो मारे जाते हैं। अब जैसे आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनके पास से खाना बनाने की थाली, खाना बनाने के लिए वहां पर चम्मच, यानी खाना खाने के लिए चम्मच और भी कई जो उनके पास में खाने का सामान था वो वहां से बरामद होता है। और तीनों आतंकवादी जो है वो मारे जाते हैं एक तिरपाल के कारण। तो वो तिरपाल जो है उसने इनको, ठीक है, मरवा दिया। तो ये जैसे अटैक करते हैं हमारे आर्मी पर्सोनेल्स तो उसके अंदर मारे जाते हैं 3 आतंकवादी, हमजा अफगान, दूसरा है आसिफ या फिर सुलेमान और जिब्रान। अब ये आतंकवादी वो तो आतंकवादी नहीं है जिनकी स्केच जारी किए गए थे, लेकिन बात यह है कि कंफर्म कैसे किया गया। मैंने शुरुआत के अंदर आपको 2 व्यक्ति बताए थे, एक तो था परवेज। तो परवेज और बशीर दोनों ने इस चीज को कंफर्म किया कि ये वही व्यक्ति हैं जो कि हमारे पास में उस दिन खाना मांगने के लिए आए थे और
साथ ही के अंदर परवेज और बशीर की जो मां है उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि ये सुलेमान वही व्यक्ति था और तीनों मारे गए वही व्यक्ति हैं जो कि उस दिन हमारे पास में खाना लेने के लिए आए थे। केवल इतना ही नहीं, एनआईए की टीम ने 1055 लोगों से पूछताछ की, 3000 घंटे तक पूछताछ की गई थी और उसके बिहाफ पर उनके जो सबूत जुटाए गए थे वो सीधे इनसे मैच कर रहे थे और ये फिर डिसाइड होता है कि ये तीनों आतंकवादी वही थे जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया था। अब ये बात ये है कि आखिरकार जिस समय फिर ये स्केच जारी किया गया था, ये फिर ये स्केच किसका था? एक्चुअली में इसको लेकर हमारे जो डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी, वो क्या कहते हैं कि शुरुआत में एक रफ स्केच बनाए जाते हैं, ये जैसी जानकारी मिलती है उसके आधार पर ही बनते हैं, उसे आप पुख्ता नहीं मान सकते हैं। पहलगाम केस में एनआईए को आतंकियों के 2 मददगार मिल गए, तब उन्हीं की शिनाख्त जो है वो मानी जाएगी। दोनों ने बयान में साफ कर दिया कि पहलगाम हमले में 3 आतंकवादी थे, तीनों पाकिस्तानी थे। दोनों मददगारों के परिवार ने तीनों अटैक की में शामिल होने की पुष्टि की। जिन्होंने मदद की, और मदद करने वाला व्यक्ति कौन होता है? ओजीडब्ल्यूज होते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। और ऐसा बताया गया कि 15 से 20 लोग ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे जो कि उन आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। जैसे कि वहां पर कोई आर्मी के ऑफिसर्स तो नहीं है 22 रन के अंदर, जैसे उनको खाना खिलाना है, उनको रुकवाना है, उनको कहा जाता है ओजीडब्ल्यूज। तो हमको ओजीडब्ल्यूज के बारे में जानना जरूरी है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या होते हैं। वे लोग जो बाहर से आए आतंकवादियों को खाना पीना ठिकाना बाकी जरूरत की चीजें मुहैया कराते हैं। और 22 रन घाटी में हमले में 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स बताए जा रहे हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। लेकिन ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये काम क्या करते हैं? आतंकवादियों की भर्ती करना है। मतलब कौन सा आतंकवादी बेहतरीन होगा, इसके लिए भी वो सिफारिश करते हैं। साथ ही में फंडिंग का इंतजाम करते हैं, कट्टरपंथ जो है वो बढ़ाते हैं। मतलब तू मुस्लिम, तू हिंदू, समझ रहे आप लोग? कट्टरपंथ, हर धर्म के प्रति वो कट्टर जो है अपने आप को बना देते हैं। ठीक है, तो कट्टरपंथ जो है उसको बढ़ावा देना, साथ में हमला करने वाले ग्रुप को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स देना, लोगों के बीच नेगेटिव परसेप्शन और सेंटिमेंट्स तैयार करना। कैसे? आप देखेंगे कि जैसे ही हमला हुआ और हमला होने के बाद कश्मीर के ही कुछ लोग आराम से टीवी पर यह कह रहे थे कि यह तो सरकार के द्वारा ही किया गया एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, मतलब ये सब कुछ सरकार ने किया है। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो नेगेटिव परसेप्शन जो है वो भी ओजीडब्ल्यू ही बनाते हैं। ठीक है, अब ओजीडब्ल्यू जो है ओवरग्राउंड वर्कर पर जब एक्शन होता है तो 3 कैटेगरीज के अंदर एक्शन होता है, कैटेगरी ए का, कैटेगरी बी का और कैटेगरी सी का। तो कैटेगरी ए के अंदर जम्मू कश्मीर पब्लिक सिक्योरिटी के तहत कार्रवाई की जाती है। कैटेगरी बी के तहत ही कार्रवाई की गई बशीर और परवेज के ऊपर। मतलब 22 जून को परवेज और बशीर को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, कैटेगरी सी के जो होते हैं उनको बुलाकर काउंसलिंग की जाती है, मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, फिर बाद में उनको छोड़ भी देते हैं। मतलब इन्होंने ज्यादा कोई हेल्प नहीं की होती है। तो बशीर और परवेज के घर पर जब एनआईए की टीम गई थी तो वहां पर फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये कंफर्म कर दिया गया था। अब बात यह है कि आखिरकार ये कैसे डिसाइड हुआ कि वो वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया। तो आप ध्यान रखिए कि जब इन आतंकवादियों को मारा गया 28 जुलाई को, तो उनसे 2 AK-47 मिली, साथ में M9 मौजेर जो राइफल है वो भी उनके पास में मिली। इन्हीं राइफलों को रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचाया गया, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर एक हमारे पास में एक ऐसी साइंटिफिक लैब है जहां पर जो है बैलिस्टिक टेस्ट होता है। बैलिस्टिक टेस्ट उसको कहते हैं कि अगर जिस समय घटना हुई थी उस समय जिस बंदूक से गोली निकली और वो बंदूक बरामद हो गई है, तो इसको कंफर्म करने के लिए कि वो जो गोली निकली थी वो इसी बंदूक की थी, इसीलिए AK-47 को और M9 को वहां पर पहुंचाया गया चंडीगढ़ के अंदर, और वहां पर खूब सारी गोलियां जो है उनसे चलाई गई। तो जब गोलियां चलाई गई तो वो जो खोखे हमको मिले थे कहां पर? पहलगाम के अंदर, उनको मैच किया गया कि क्या ये वही राइफल है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इन्हीं राइफल्स का इस्तेमाल किया गया था। कहां पर? पहलगाम अटैक के अंदर। तो मतलब यही वो 3 आतंकवादी हैं जो कि पहलगाम अटैक के अंदर शामिल थे। ठीक है, अब बात ये कैसे कंफर्म होगी कि ये पाकिस्तान से आए थे? तो उनके पास में पाकिस्तान में बनी कुछ चॉकलेट्स बरामद हो जाती हैं, जो कि चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे थे। वो जो चॉकलेट्स लगातार खा रहे थे वो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई थी। ये चॉकलेट्स उनके सामान में थी, इस बात का संकेत देता है कि वो पाकिस्तानी थे। अब दोबारा मत पूछना, है ना? भारत के अंदर अगर आपके सामने कोई व्यक्ति टकराए और ये पूछे कि नहीं वो तो पाकिस्तानी नहीं थे, उसको बता देना ये बात, और वो ये कहे कि नहीं ये तो आतंकवादी पहलगाम वाले नहीं थे, ये तो और कोई मार दिए और पहलगाम वाले के ऊपर ये जो है इल्जाम लगा दिया, तो उस व्यक्ति को ये लेक्चर दिखा देना। साथ ही में 3 में से 2 आतंकियों सुलेमान उर्फ फैजल जट और हमजा अफगानी के पास से पाकिस्तान
वोटर नंबर मिले हैं, मतलब वो वहां के वोटर आईडी, मतलब वहां पे वोट दिया करते थे, यह नंबर उनके दस्तावेज या सामान में थे, जो उनकी पाकिस्तानी नागरिकता का प्रत्यक्ष सबूत है। मतलब उनके पास में वोटर आईडी कार्ड मिले हैं पाकिस्तान के। खुफिया एजेंसी आईबी और भारतीय सेना ने 22 मई से 22 जुलाई तक सिग्नल ट्रैक किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए आतंकवादी की एक्टिविटी पर नजर रखी, और इसी दौरान ये पता लगा कि वो जो थे वो लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आए थे। अब आप लोगों को पता होगा कि घुसपैठ करके आए थे, और वहां पर ये एक प्रॉक्सी जो आतंकवादी का ग्रुप था टीआरएफ, उसके ये बताए जा रहे थे सदस्य। तो प्रॉक्सी ग्रुप जो है वो भी इसके अंदर शामिल थे। अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आखिरकार इनको कैसे मारा गया। मतलब आप देखिए कि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, 22 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, ठीक है। तो 22 अप्रैल को घटना हुई, 22 मई को क्या हुआ, सिग्नल जो है ट्रेस हुए, 22 जून को बशीर और परवेज को पकड़ा गया, 22 जुलाई को ऑपरेशन महादेव जो है उसको और तेज गति से आगे बढ़ाया, और 28 जुलाई को इनको मार दिया गया। ये पूरा का पूरा इनका एक टाइमलाइन है। अब जो है कोई भी आपसे कोई भी टकराए उसको बता देना कि इस तरीके से सब कुछ हुआ था, ठीक है। आप लोग हमारे कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा, साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।